हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी ऐसे चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 59 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। कल हम लोग आर्टिकल 32 को, फंडामेंटल राइट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन किया। आई होप पीछे वाले वीडियो को आप लोग देख करके रिविजन किए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 33, जो सशस्त्र बलों, सैन्य बलों पर लगता है। और आर्टिकल 34 जो मार्शल लॉ जब लगता है तो ये नागरिकों को विरुद्ध लागू होता है। और आर्टिकल 35 में संसद को अधिकार है कि वे फंडामेंटल राइट से संबंधित कानून बना सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि आर्टिकल 33 और 34 में ज्यादा कंफ्यूजन होता है और यहां से सवाल भी बनता है, तो इसे हम सोचे कि इसे का मतलब तुलनात्मक रूप से इसकी स्टडी कर लें। तो इसे हम लोग तुलनात्मक रूप से इसकी स्टडी करते हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाइए आर्टिकल 33, एक साइड लिखिए आर्टिकल 33 और एक साइड लिखिए आर्टिकल 34। और एक साइड लिखेंगे हम लोग वो विषय। तो पहला में हम लोग देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य देखेंगे। दूसरा देखेंगे लागू, यानी कि किसके खिलाफ ये लागू होता है। दूसरा लागू। तीसरा देखेंगे क्षेत्र। क्षेत्र और उद्देश्य, लागू, क्षेत्र, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति। फिर देखेंगे हम लोग कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो एक दो पांच पॉइंट में हम इसे देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका उद्देश्य, आर्टिकल 33 का उद्देश्य क्या है? सेना। सेना हो गया, पुलिस हो गया, खुफिया एजेंसी। क्या हो गया? सशस्त्र बल हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, खुफिया एजेंसी हो गया। उसके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके फंडामेंटल राइट को सीमित करता है। आर्टिकल 33 क्या है? सशस्त्र बल। सशस्त्र बल के अंतर्गत आ जाता है नेवी, इंडियन आर्मी। नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया और आर्मी हो गया, यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना सशस्त्र बल। और अर्धसैनिक बल यानी कि पारा मिलिट्री फोर्स, इसके अंतर्गत जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे सीएपीएफ, असम राइफल के टुकड़ी। अब इसके अंतर्गत है जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया और एसएसबी हो गया और एनएसजी हो गया। ये सब जो है आपका पारामिलिट्री फोर्सेस है। तो इन लोगों का क्या कर रहा है, मतलब आर्टिकल 33 इन लोगों का शक्तियों को सीमित कर रहा है। तो और फिर है उद्देश्य देख लिया इसका। अब 34 का उद्देश्य देखते हैं हम लोग। ये मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन है। क्या है? मार्शल लॉ, सैन्य शासन के दौरान जब सैन्य शासन लागू होता है तो शक्ति, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्या सैन्य शासन के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के फंडामेंटल राइट को कम करता है, प्रतिबंधित करता है। तो एक डिफरेंट हो गया कि आर्टिकल 33 सैनिक, अर्धसैनिक और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ है, उनकी फंडामेंटल राइट को सीमित करता है। और वही आर्टिकल 34 नागरिकों के फंडामेंटल राइट को सीमित करता है। कब? कब? जब सैन्य शासन लागू हो तब। तो वही है आर्टिकल 2 किसके विरुद्ध लागू होता है? आर्टिकल 33 किसके विरुद्ध बताइए? सैनिक, अर्धसैनिक, खुफिया एजेंसी। ठीक। और ये नागरिकों के विरुद्ध। इसका क्षेत्र कहाँ है? आर्टिकल 33 का क्षेत्र यानी कि कितने क्षेत्रों में लागू होता है?
तो ये संपूर्ण भारत में लागू हो सकता है, और ये पार्टिकुलर जहां पे सैन्य शासन लागू है वहीं पे लागू होगा। कौन? 34। क्षतिपूर्ति आने की यदि इनको मतलब कि अदालत में चुनौती दिया जा सकता है, तो नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। 34 में क्यों नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल पे समझिए, कहीं पे सैन्य शासन लागू है और वहां पे किसी, जैसे कि सैन्य शासन मतलब कहीं दंगा हो रहा है, बहुत तरह का गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, तो वहां पे सेना का शासन लग जाता है। तो उस स्थिति में यदि कोई नागरिक, अगर वहां कर्फ्यू लागू है और कर्फ्यू का उल्लंघन कर देता है कोई नागरिक, तो उसके खिलाफ जनरली सामान्य में अगर हो रहा है, तो ये मतलब आर्टिकल 32 के तहत हम लोग नहीं, इसमें नहीं जा सकते, मतलब न्यायालय में जा सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं जनरली सामान्य अवस्था में। और यदि आपका सैन्य शासन लागू है, उस दौरान कर्फ्यू लागू है और उसके उल्लंघन पर आप चल रहे हैं, क्योंकि सेना ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मतलब वहां पे शांति व्यवस्था बना रहे इसलिए वो कर्फ्यू लागू की है, और उस कर्फ्यू को उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप अदालत नहीं जा सकते। यानी कि आप अदालत जाने के लिए बाध्य, मतलब अदालत आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। इसकी कानून कौन बनाता है? संसद। इसका भी कानून कौन बनाता है? संसद। तो हम लोग लिखते हैं, उद्देश्य क्या है कि सशस्त्र बल, सशस्त्र बल, सशस्त्र बल हो गया, अर्ध सैनिक बल यानी कि पारामिलिट्री फोर्सेस एवं खुफिया एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के बीच, खुफिया एजेंसियों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके फंडामेंटल राइट को सीमित करता है। क्या इसमें प्रतिबंध है इसके तहत? जैसे कि उनको संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, इसी तरह आदि मतलब करके है। फिर आर्टिकल 34 क्या है कि मार्शल लॉ, क्या है? मार्शल लॉ। ये क्या होता है? सैन्य शासन, सैन्य शासन के दौरान, के दौरान शांति एवं, शांति एवं व्यवस्था, शांति एवं व्यवस्था बहाल करने के लिए, करने के लिए नागरिकों के फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित करता है। अब ये किसके विरुद्ध लागू होता है? आर्टिकल 33 के तहत सशस्त्र बलों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, अर्ध सैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के विरुद्ध लागू। और इसमें क्या है? ये आम जनता पर, आम जनता पर लागू होता है, जहां, जहां सैन्य शासन हो, जहां सैन्य शासन चल रहा हो, चल रहा हो। तो इसका क्षेत्र क्या है? ये पूरे देश में कहीं भी विशेष बलों के सदस्यों पर लागू हो सकता है। इसका क्षेत्र कहाँ है? ये तो पता होगा किसके विरुद्ध लागू होता है। इसका क्षेत्र पूरे देश में कहीं भी,
पूरे देश में कहीं भी, किसके विरोध, विशेष, कहीं भी विशेष बलों, विशेष बलों के सदस्यों पर लागू। और इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र है जहां मार्शल लॉ लागू है, वहीं तक सीमित है, वहीं तक सीमित है, सीमित है। इसका क्षतिपूर्ति यानी कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फंडामेंटल राइट के उल्लंघन, उल्लंघन, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। न्यायालय में चुनौती, चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है। यहाँ भी वही है। इसका कानून कौन बनाएगा, संसद। इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। यहाँ भी संसद के पास। तो देख लिए पूरा अच्छे से डिटेल हम लोग देख लिए। अच्छा, यहीं पर एक वर्ड आया है सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल, क्योंकि ये साइंस एंड टेक में भी पढ़ाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सशस्त्र बल जो है आर्म फोर्स, उसके अंतर्गत 3 सेना आते हैं। कौन कौन सा, एक आएंगे आर्मी, एक नेवी और एक एयरफोर्स। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी कि सेनापति कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति। कौन, भारत के राष्ट्रपति। एक क्या हो गया, सशस्त्र बल। और ये अर्धसैनिक बल, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, यानी कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और असम राइफल के टुकड़ियां, जिसके अंतर्गत आते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ, एनएसजी, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। आपका जो सशस्त्र बल है, इसका सशस्त्र बल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये जो है अर्धसैनिक बल, ये सामान्यतः गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक क्या है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं दोनों का काम क्या है। तो सशस्त्र बल है, सेना जो है, ये देश की यानी कि देश की सीमाओं के दुश्मनों के, मतलब बाहरी आक्रमण से रक्षा कौन करता है, सेना। और आंतरिक शांति बनाए रखता है कौन, आंतरिक सीमा के आंतरिक सुरक्षा कौन करता है, अर्धसैनिक बल। क्योंकि उसे वहां पे पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नोट नहीं करवाए, इसलिए थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दिए। आंतरिक सुरक्षा, दंगे, सीमा का प्रबंधन और नागरिकों की प्रशासन की सहायता करेगा ये अर्धसैनिक बल। और बाहरी दुश्मनों से जो अटैक होते हैं बाहर में, उसकी रक्षा कौन करेगा, तो हमारे सशस्त्र बल, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या है। आर्टिकल 35 को हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं एक बार। ये दोनों हो गया। आर्टिकल 35 में क्या है, संसद को फंडामेंटल राइट को प्रभावी बनाने के लिए, बनाने के लिए विशेष शक्ति, विशेष शक्ति दी गई है। एग्जाम्पल अगर देखें, 16 का 3, 16 का 3 में क्या था, ध्यान कीजिए। 7 आधार पर, 16 का 2 में बताया गया था कि 7 आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं आगे 16 3 में जोड़ करके बता दिया कि निवास के आधार पर, निवास के आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। कौन करेगा, संसद। संसद को अधिकार है, वो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। क्या इसमें, इस सरकारी नौकरियों, सरकारी नौकरियों या फिर
लोक नियोजन में निवास संबंधी विधि बनाने का अधिकार इसके पास है, संसद के पास विधि बनाने का अधिकार। फिर हम लोग देखे थे आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 में क्या बताया गया था कि संसद को अधिकार है कि फंडामेंटल रीट जारी करने का अधिकार आईन अदालत को भी सौंप सकता है। कल हम लोग देखे थे आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया था कि सुप्रीम मतलब अगर फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। आर्टिकल 32 में क्या बताया गया, आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया था कि 5 प्रकार का रीट निर्देश आदेश जारी करने का अधिकार देता है किसे, सुप्रीम कोर्ट को। तो इसमें 3 में क्या बताया गया था कि संसद रीट जारी करने का अधिकार आईन अदालतों को सौंप सकती है। संसद रीट जारी करने का अधिकार आईन अदालतों को सौंप सकती है, आईन अदालतों को सौंप सकती है। पीछे वाला भूलना नहीं है। आर्टिकल 33 क्या था, सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों, अभी पढ़े जस्ट, सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। इसे नोट नहीं करवाएंगे। मार्शल लॉ संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। तो इस सब जितना भी अधिकार है आर्टिकल 35 में स्पष्ट क्लियर बता दिया गया कि संसद को फंडामेंटल राइट को और प्रभावी बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए उसके पास विशेष अधिकार है, विशेष शक्ति है। तो ये सब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दे दिए। 16 सब क्लॉज 3, 32 सब क्लॉज 3, 33 और 34। 33 किसके विरुद्ध जारी होता है, ध्यान रखना है। 34 किसके विरुद्ध जारी होता है, ये ध्यान रखना है। एक कब जारी होता है और एक कब जारी होता है, इसे भी ध्यान रखना है। तो पूरा हम लोग डिटेल से देख लिए। तो 35 का निष्कर्ष लिख ही लेते हैं, निष्कर्ष लिख लेते हैं इसका, लास्ट है तो क्यों छोड़े। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट को सिर्फ सैद्धांतिक ना रहने देकर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने तथा उनके उल्लंघन को रोकने के लिए संसद को सशक्त बनाता है। यह बताता है कि इन विशिष्ट मामलों में कानून बनाने का काम केंद्र सरकार यानी कि संसद का है, राज्य का नहीं। तो देख ले फिर, तो आज के लिए इतना रखते, फिर पूरा रिवीजन करते चलिएगा। फंडामेंटल राइट मूल अधिकार चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कल से हम डीपीएसपी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर के
आर्टिकल 51 तक दिया गया है भाग 4 में, तो उसे कल पढ़ के आइएगा और अच्छे से रिवीजन करके आइएगा ताकि फिर समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतने रखते, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।